मनीष जी, मेरा आपसे निवेदन है कि सभी अतिथि गणों के साथ आप पूजन अर्चन का कार्य प्रारंभ करें। सभी लोग अपने हाथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि पूजन है। भाव तभी आएगा जब हम उस भाव में बैठेंगे। ओम नमस्तु वटाय महावीर्यपाय जीवन धारी विछाया प्रदाय त्रिवेणी साक्षी पावन स्वरूप सरता शक्ति के अद्भुत अनूप अथर्ववेद ऋषियों का है ये ज्ञान, रोग निवारक शांति प्रदान, तेरे मंत्रों में विश्व कल्याण, तेरे स्वर्ग में समग्र विज्ञान, माता पृथ्वी वटवृक्ष महाशय, हम सब करते निश्चय, रक्षा करो तन मन जल धारा, सदा रहे हरित मंगल सारा, सदा रहे हरित मंगल सारा, सदा रहे हरित मंगल सारा। ओम शांति शांति शांति। पूजन पश्चात मैं सभी अतिथिगणों से मंचासीन होने का निवेदन करती हूँ। अब मैं अतिथि परिचय हेतु डॉक्टर मनीष जी गुप्ता से आग्रह करती हूँ कि वे मंच पर पधारें। आप सभी महानुभावों एवं मंचासीनों का आज षष्ठी सेवा संकल्प इंदौर इकाई द्वारा आयोजित प्रबुद्ध जन संगोष्ठी में सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच कुछ परिचय हैं। प्रथम परिचय श्रीमान मनीष जी पांडे। आप पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आपका निवास सिलिकॉन सिटी इंदौर में है। आप षष्ठी सेवा संकल्प इंदौर के माननीय रक्षाचार्य हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर राकेश सिंह जी। आप देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी के माननीय कुलगुरु हैं। आपकी शिक्षा भी जेईसी जबलपुर से हुई। तत्पश्चात आपने एमटेक और पीएचडी आईआईटी दिल्ली से किया। सर का देश विदेश में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नाम है। सर के 50 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके एवं एक पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है। आपको वर्ष 2007 में IEEE सॉफ्टकॉम क्रोएशिया में सर्वश्रेष्ठ पेपर का पुरस्कार प्राप्त हुआ। आपने अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस में भारत का प्रतिनिधित्व किया हुआ है। आप एक अच्छे पर्यावरण प्रेमी हैं।
एवं पर्यावरण जीवन शैली से समाज को पर्यावरण के प्रति प्रेरित करते हैं। मैं माननीय जिला रक्षाचार्य श्री मनीष जी पांडे से अनुरोध करता हूं कि प्रोफेसर डॉक्टर संजय का स्वागत करें। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं माननीय धीरज जी सहाय। आप प्रसिद्ध उद्योगपति हैं एवं एसआर इंडस्ट्रीज के संचालक हैं। आपका निवास नेपानिया इंदौर में है। श्री संजय हजेरिया से निवेदन है कि वे सर का स्वागत करें। आज के मुख्य वक्ता श्रीमान अंशुमन सिंह जी। आप उच्च न्यायालय जबलपुर में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं एवं पर्यावरणविद हैं। आपको संवैधानिक, पर्यावरणीय, शैक्षणिक, सिविल, मध्यस्थता एवं कॉर्पोरेट मामलों में 24 वर्षों का अनुभव है। आप महापरिषद, धर्मशास्त्र, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उच्च न्यायालय द्वारा गठित मध्यम आय वर्ग विधिक सहायता समिति के सदस्य भी रहे हैं। आपको मध्य प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरण संबंधी महत्व के विभिन्न मामलों में एमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया है, जिनमें शामिल है संरक्षित क्षेत्रों के संदर्भ में स्वप्रेरणा से वन्य अग्नि का मामला, मध्य प्रदेश में बाओबाब वृक्षों के संरक्षण और जैव विविधता अधिनियम के कार्यान्वयन पर स्वप्रेरणा से संदर्भ, चिड़ियाघर हाथियों के पुनर्वास का मामला एवं जबलपुर हवाई अड्डे की सड़क निर्माण का मामला, वन्य जीवों के लिए सघन उपायों के कार्यान्वयन हेतु आप पर्यावरण से आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में आईपीएस अधिकारियों को वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो विषय पर भारत सरकार के लिए व्याख्याता के रूप में 2 से 3 बार प्रशिक्षण भी दिया हुआ है। आप जबलपुर के निवासी हैं। आप सृष्टि सेवा संकल्प के राष्ट्रीय संरक्षक हैं। मैं निकी जी सुरेखा से निवेदन करता हूँ कि वे श्री अंशुमान जी का स्वागत करें। आज हमारे बीच उपस्थित हैं ऑनरेबल जस्टिस जय कुमार पिल्ले जी। जस्टिस जय कुमार पिल्ले जी का जन्म केरल के एक मध्यम वर्ग के परिवार में हुआ। जस्टिस पिल्ले जी की प्रारंभिक शिक्षा जबलपुर में हुई। तत्पश्चात सर की ग्रेजुएशन जीएस कॉलेज जबलपुर से हुई। ग्रेजुएशन के पश्चात सर ने एलएलबी जबलपुर के एनईएस कॉलेज से किया है। सर मलयालम, हिंदी और इंग्लिश के अच्छे ज्ञाता हैं। जस्टिस जय कुमार पिल्ले वर्तमान में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में सेवा दे रहे हैं। मैं प्रदीप जी अग्रवाल से अनुरोध करता हूं कि वे सर का स्वागत करें। श्री प्रशांत जी गुप्ता, आपने वर्ष 2012 में जीएसआईटीएस कॉलेज से कंप्यूटर साइंस में भी की शिक्षा ग्रहण की। तत्पश्चात पूर्णकालिक रूप से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। आप हमारे सृष्टि सेवा संकल्प के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। आपका केंद्र इंदौर है।
धन्यवाद डॉक्टर मनीष जी। मैं श्री विपिन जी राठौर इस कार्यक्रम के सह संयोजक से आग्रह करती हूँ कि वे मंच पर पधारे एवं संगठन प्रस्तावना प्रस्तुत करें। मंच पर पधारे सभी सम्मानित जन और आज यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित जन को मैं संस्था परिचय के थोड़ा सा प्रस्तावना के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारी सृष्टि सेवा संकल्प है वह कितने वर्ष पुरानी है और अभी पौधे से वृक्ष बनने में हम लगातार प्रगतिशील हैं। सम्मानीय मंच और सभी प्रबुद्ध जन को मैं बताना चाहूंगा कि सृष्टि सेवा संकल्प जो है पिछले 3 वर्षों से पर्यावरण संरक्षण के कार्यों में कार्य कर रहा है और जन जागरूकता के कार्यक्रम फैला रहा है। साथ ही साथ सृष्टि सेवा संकल्प राष्ट्रीय इकाई के रूप में उभर रहा है, जिसमें सृष्टि सेवा संकल्प मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में और तेलंगाना इन राज्यों में सृष्टि सेवा संकल्प के माध्यम से कार्य किए जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के मानस में प्रकृति के प्रति संवेदना और संरक्षण का भाव स्थापित हो, पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा के प्रति सभी की चेतना जागृत करना है। सृष्टि सेवा संकल्प भारतीय सनातन संस्कृति के अथर्ववेद एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें प्रकृति और पृथ्वी के संरक्षण के बारे में लिखा गया है और बताया गया है। सृष्टि सेवा संकल्प ने अपने गुरु के रूप में अथर्ववेद को प्राप्त किया है और अपना गुरु अथर्ववेद को माना है। और अथर्ववेद के जिस स्लोगन के माध्यम से जो हमारा आज का कार्यक्रम है वो कहा जा रहा है, हम सबका बदल सौभाग्य के ऐसे महत्वपूर्ण संगठन के साथ हमें जुड़ने का अवसर मिला जिसमें प्रशिक्षण और प्रबोधन के द्वारा लगातार हमें ये सिखाया जाता है कि पृथ्वी को कैसे सुरक्षित रखें और अपने अपने क्षेत्र में हम किस प्रकार से वृक्षों को, पर्यावरण को और इन सभी चीजों के लिए हम कार्य करें। सृष्टि सेवा संकल्प अपने कार्यों के द्वारा यह चीजें जनमानस के बाद लोगों तक भी पहुंचा रहा है। इसी उसमें हमारे जो कुछ प्रमुख कार्यक्रम है जो सृष्टि सेवा संकल्प द्वारा पिछले कुछ वर्षों में किए गए हैं वह इस प्रकार है, उनकी भी मैं आपको जानकारी प्रदान करना चाहूंगा। सृष्टि सेवा संकल्प द्वारा स्कूली बच्चों में बीजारोपण का एक कार्यक्रम जो है वो करा गया है, जिससे आने वाले बच्चों में बीजारोपण और सृष्टि के लिए जो कार्य किया जा सके उसके बारे में जानकारी दी गई। सृष्टि सेवा संकल्प द्वारा 2 दिवसीय महाविद्यालय में शीत शिविर का जो है आयोजन किया गया है। शीत शिविर में सभी लोगों को जानकारी दी गई, संगठन के नए लोगों को जोड़ा गया और संगठन के बारे में जानकारी दी गई। इसी के साथ साथ पहलगाम में जो शहीद हुए सम्मान जन है अभी उनके लिए एक सम्मान श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया और साथ ही साथ एक सिंदूर पथ का निर्माण किया गया है जिसमें जितने शहीद लोग हुए उन सभी के नाम पे एक पेड़ का आयोजन पेड़ रोपा गया है और उसका पथ का निर्माण किया गया है। साथ ही साथ श्राद्ध पक्ष में पितरों का तर्पण और वृक्षारोपण इस कार्यक्रम को भी करा गया है। इसके अलावा एक मातृशक्ति महासम्मेलन जो रामाश्रय स्कूल में 90 से अधिक महिलाओं के साथ किया गया है, जिसमें मातृशक्तियों को भी अपने समूह के साथ जोड़ा गया तथा सृष्टि के लिए जो कार्य किया जाता है उसके लिए कार्य किया गया है। एक सबसे अच्छा कार्यक्रम सर हमारे लिए लगा हमें आम के आम और गुठलियों के दाम। हमने ये कार्यक्रम इससे करा, आपने जो भी किस्म के आम अगर आप लाते हैं हमने उनको खाया, उनकी गुठलियों को एकत्रित करा, उन गुठलियों को एकत्रित करके हमने उसे पौधा बनाया। उस जैसे कि अमूमन हमारा गर्मी का सीजन आम का होता है, हमने उसकी आम की गुठलियां संभाली और एक पौधे का निर्माण किया और बारिशों में हमने लोगों तक उसको पहुंचाया, गार्डन में लगाए और आप यकीन नहीं मानेंगे आपके जितने भी पौधे हैं उनमें से 60% अब पौधे बन चुके हैं और वो पेड़ की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ ही विद्यार्थी वन संचार कार्यक्रम भी हमारे द्वारा किया गया। सृष्टि सेवा संकल्प में मुख्य रूप से 3 उत्सव मनाए जाते हैं। पहला उत्सव है वृक्ष पति प्रदाता, दूसरा है वृक्ष रक्षाबंधन और तीसरा जो उत्सव मनाया जाता है वो वृक्ष दीपावली मनाया जाता है। इसमें हम वृक्षों के साथ रक्षाबंधन का कार्यक्रम जिसमें हम वन की रक्षा करते हैं, वृक्ष नववर्ष हमारा जो जिस प्रकार से हम नया वर्ष मनाते हैं वो हम प्रतिपदा मनाते हैं तो उसका कार्यक्रम और वृक्ष दीपावली ये तीनों हम वृक्षों के साथ मनाते हैं। जितने भी संगठन के लोग हैं वह इस कार्यक्रम को लोगों के साथ मनाते हैं। इसके अलावा इस वर्ष इंदौर को पर्यावरण संगोष्ठी राष्ट्रीय स्तरीय अखिल भारतीय स्तरीय पर्यावरण संगोष्ठी का भी उसका आंदोलन पिछले वर्ष जो हुआ था उसमें इंदौर को भी प्राप्त हुआ था, जिसका इंदौर के द्वारा उसकी पूरी बैठक और उसकी तैयारी जो है वो करी गई है। सृष्टि सेवा सम्मान एक होता है जो इसे हम जैसे भारत रत्न होता है वैसे हम सृष्टि सेवा सम्मान भी प्रदान करते हैं। ये अंतिम वर्ष 2023 में हमने 81 लाख पौधे रोपण करने के लिए
उज्जैन जिले के कृष्णकांत पवार जी को प्रदान किया था। और इसी श्रृंखला में षष्ठी सेवा संकल्प द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए हैं और इन सभी कार्यों के लिए आपको जानकारी दे रहा हूं जो कुछ प्रमुख कार्य थे। और हम यह चाहते हैं कि आप सभी के सहयोग से इस प्रकार के कार्य और भविष्य में करते जाइए। तो आइए हम सभी षष्ठी सेवा संकल्प इस अभियान में सहयोगी बन प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें और हम सब एक श्रेष्ठ नागरिक बने। मेरी आप सभी से यही उम्मीद है कि कोई भी वृक्ष पहले दिन वृक्ष नहीं बनता है, उसे पौधे के रूप में दिया जाता है। उसी प्रकार ये संगठन भी है। अभी ये संगठन अपनी स्टार्टिंग स्टेज में है, तो हम सबका आप सभी से अनुरोध है कि इस संगठन को हम प्रकृति के माध्यम से इतने अच्छे से लेकर चले कि ये एक दिन वट वृक्ष बन जाए और उस वट वृक्ष की छाया में ये सभी लोग जितने भी है वो सब फले और फूले। इसी कड़ी में मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कार्यक्रम के लिए धन्यवाद विपिन जी। अब समय आ गया है हमारे मुख्य वक्ता का उद्बोधन का। जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत कीजिए श्री अंशुमन सिंह जी का। भारत माता की जय। मंच पर आसीन माननीय श्री जय कुमार पिल्ले जी, सिंघई साहब, कुलगुरु देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, साय साहब, इस सभा में उपस्थित समस्त सम्माननीय प्रबुद्धजन, प्रबुद्ध जनों की संगोष्ठी में आमतौर पर अधिवक्ताओं को नहीं बुलाया जाता। अधिवक्ताओं की आवश्यकता वहां पड़ती है जहां कुछ गड़बड़ हो गया हो। शुभ कार्य में अधिवक्ताओं की उपस्थिति आमतौर पर नहीं होती। इसके बावजूद आपने यह अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पीछे से कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक चल रही है, आप उसको कृपया इग्नोर करें। मेरे जैसे व्यक्ति को आपने प्रबुद्धजन संगोष्ठी में बुलाया है। सब प्रबुद्धजन हैं, विषय के बारे में और पूर्व से ज्ञान रखते हैं, इसलिए यदि मुझसे कोई अपने उद्बोधन में त्रुटि हो तो कृपया उसके लिए मुझको क्षमा करें। देखिए, संरक्षण का जो विषय है वो जनमानस का विषय वर्तमान में नहीं है। यह एक चिंता की बात है। आप यदि मोबाइल के रिचार्ज के रेट्स बढ़ जाएं एकाएक, या बिजली की दरें बढ़ जाएं, या जैसा नेपाल में हुआ सोशल मीडिया बंद कर दिया जाए, ऐसे आंदोलनों के लिए आप हजारों लाखों करोड़ों की भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं। प्रकृति के संरक्षण के लिए यदि आपको लोग इकट्ठा करने हो तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। यदि आप किसी से जाके कहेंगे कि चलिए फलानी जगह प्रकृति का संहार हो रहा है, सुरक्षा की आवश्यकता है, हम सब चलें, आवाज बुलंद करें, एक होए खड़े हों, आप 1000 लोगों को बोलेंगे तो 10 लोग शायद आपके साथ आए। यह सबसे बड़ी चुनौती है प्रकृति संरक्षण। यह तब जब हम प्रकृति को, धरती को माता की श्रेणी में रखते हैं, धरती को हम मां मानते हैं। हमारे जीवन में मां का क्या स्थान है यह बताने की किसी को भी आवश्यकता नहीं। आप प्रबुद्ध जन हैं, इसलिए आप प्रकृति के बारे में संवेदना रखते हैं, इसलिए आज इस सभा में उपस्थित हैं, क्योंकि आपके अंदर वो संवेदना जीवित है कि जब भी प्रकृति का ह्रास होता है, कहीं कोई नुकसान होता है, तो आप उठ खड़े होते हैं। आपके अंदर वो संवेदना है कि आपको लगता है कि कुछ करने की आवश्यकता है, इसलिए आते हैं। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोग आज भी हैं
जो कि प्रकृति के नुकसान पर उनकी संवेदना शिथिल रहती है, जीवित नहीं होती। फिर से ये बात कहनी चाहिए कि तब जबकि हम प्रकृति को अपनी मां का स्थान देते हैं। माता वह जिसने जन्म दिया, माता वह जिसने पोषण किया, जिसने जीवन का आधार दिया, जिसके उदर में रहकर हमने अपनी सांस पाना सीखा, उदर में रहकर हमने अपना भोजन ग्रहण किया, और उस प्रसव की पीड़ा से माता ने जन्म दिया, जो किसी पुरुष के लिए निश्चित तौर पर अकल्पनीय है। उसके बाद उस कठिनाई से पाल पोस कर बड़ा किया, जो कठिनाई एक माता ही जिसका अनुसरण कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इसके बावजूद जब माता के आंचल पर कोई वार करता है, तब भी यदि हमारी संवेदना जीवित नहीं होती है, तो हमारे लिए ये विचार का विषय है, हमको सोचना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि इन सब के होने के बावजूद हमारी चेतना इन बातों पर जीवित नहीं होती। हमारी संवेदना तब भी शिथिल रहती है जब चारों ओर प्रकृति का विनाश हो रहा है। इस विषय पर आज थोड़ी सी बात करने की आवश्यकता है। देखिए, प्रकृति के विनाश की जो लीला है चारों ओर, वो आंकड़ों में जब समझी जाए तब शायद उस पर ध्यानाकर्षण होगा। और आप प्रबुद्ध जन हैं, आपके माध्यम से यदि आंकड़े समाज में जाएंगे, सब कुछ इंटरनेट पर उपलब्ध है। अगर आप ढूंढना चाहेंगे, थोड़ा सा खोजना पड़ेगा, सीधे ये डेटा नहीं मिलता है, क्योंकि रिसर्च पेपर्स में ये बातें लिखी गई। रिसर्च पेपर पढ़ने का सबके पास समय नहीं रहता है, इसलिए उनका कुछ एक सारांश, कुछ अंश जो मैंने समझा है अपनी लघु समझ से, वो मैं आपके समक्ष रखता हूं। प्रकृति के विनाश का जो डेटा है, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम की शुरुआत की, बालिका ने, उन्होंने कहा कि विश्व में कितने वृक्ष हैं, कोई डेटा इसका तो नहीं है। कितना वृक्षाच्छादित क्षेत्र है, इसका डेटा है। किस हद तक डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, किस हद से विनाश हो रहा है, इसका भी डेटा है। ये जो आंकड़े हैं, ये अकल्पनीय आंकड़े हैं। ये आपके अंदर की मनुष्य को जीवित कर दें, झंझोर दें, ऐसे आंकड़े हैं। वार्षिक जो आंकड़ा है डिफॉरेस्टेशन का, वो है 6.5 मिलियन हेक्टेयर्स। 6.5 मिलियन हेक्टेयर प्रति वर्ष की दर से वैश्विक डिफॉरेस्टेशन होता है, जिसको यदि हम साल, महीने, दिन, घंटा, मिनट में यदि लेकर आए, तो वो आता है 1.2 हेक्टेयर प्रति मिनट। इस कार्यक्रम को चलते 15 से 20 मिनट हो गए। इस दौरान लगभग 25-26 हेक्टेयर जंगल कट गया, जल गया। आजकल फॉरेस्ट फायर भी बहुत बड़ा विषय बन गई, अपने आप में एक बहुत शोध का विषय है। हम लोग अक्सर सुनते हैं टेलीविजन पर, यूनाइटेड स्टेट्स में आग लग गई, साउथ अमेरिका में आग लग गई, इस समय इटली के जंगलों में बहुत भीषण आग लगी हुई है, जर्मनी के जंगलों में, जिसको ब्लैक फॉरेस्ट कहते हैं, जो कि कहते थे कि अभेद्य फॉरेस्ट है, उसमें आग लगी हुई है। बहुत से कारण हैं, यदि विस्तार से उस पर चर्चा की जाए तो बहुत समय निकल जाएगा। लेकिन ऐसा मानिए कि 6.5 मिलियन हेक्टेयर्स, 1.2 हेक्टेयर पर मिनट की दर से विश्व में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। साथ में रीएफॉरेस्टेशन भी हो रहा है। साथ में एफॉरेस्टेशन के होने के कारण उसका जो नेट आंकड़ा है वो 6.5 से कम होकर 4.7 मिलियन हेक्टेयर आ जाता है। यानी फिर भी नेट डिफॉरेस्टेशन का जो दर है, यानी जितने पेड़ कटे
नुकसान हुए, उसमें से जितने पेड़ लग गए, वैसे तो पेड़ नहीं लगते हैं। हम सब जानते हैं कि पौधा लगाया जाता है, कटता पेड़ है और लगता है पौधा। मनुष्य के पास जितनी भी बुद्धि हो, जितनी भी साइंस के कारण क्षमता आ गई हो, वो आज भी पौधे को वृक्ष लगाने पर, प्रकृति पर ही निर्भर है। इतने असहाय हैं हम प्रकृति के विनाश में कि हम पेड़ काट दें, लेकिन लगाने के लिए हमारे पास पौधा ही है। हम पूर्ण रूप से उस पर निर्भर हैं। इसके बावजूद हम काटते हैं, इसके बावजूद जलता है जंगल। और 4.7 मिलियन हेक्टेयर्स का जो वैश्विक आंकड़ा है, वो भयावह है, डरा देने वाला है। भारत की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कहती है कि हमारा 33% क्षेत्र वनाच्छादित होना चाहिए, और इस समय है 11.5%, जिसमें से नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की रिपोर्ट कहती है कि 1.72%, 1.72% ही 0.9 कैनोपी कवर रखता है। फॉरेस्ट को आंका जाता है कैनोपी कवर से, यानी ऊपर से देखा जाए तो कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पेड़ दिखाई देता है और कितनी खाली भूमि दिखाई देती है, उसको कैनोपी कवर कहते हैं। कितना कैनोपी कवर करती है? 1.2% कैनोपी कवर जो है, जिसको वेरी डेंस फॉरेस्ट कैटेगरी में रखते हैं। फॉरेस्ट जो है वो वेरी डेंस, मॉडरेटली डेंस और स्क्रब फॉरेस्ट, इतनी कैटेगरी में आता है। उसके बाद 5वां हिस्सा है ग्रासलैंड का। सबकी अपनी अपनी महत्ता है, हम उस पर आज नहीं जाएंगे, लेकिन 1.2% फॉरेस्ट कवर जो है आज की तारीख में वेरी डेंस कैटेगरी में है, जिसकी डेंसिटी 0.9 से अधिक है। यानी 10 भाग करें जंगल के तो 9 भाग पर पेड़ दिखाई देता है और 1 भाग खाली दिखाई देता है। उस डेंसिटी का फॉरेस्ट, जिसको टाइगर हैबिटेट फॉरेस्ट माना जाता है, जिसमें बाघ रह सकता है। हम रोज सुनते हैं कि तेंदुआ किसी घर में घुस गया, हम रोज सुनते हैं बाघ ने किसी को मार दिया बांधवगढ़ के पास में। प्रश्न यह है कि बाघ मार रहा है कि हम बाघ को मजबूर कर रहे हैं हमला करने पर। जब आप लगातार जंगलों को छोटा करते चले जा रहे हैं, तो वो जो जानवर है जिसको 0.9 डेंसिटी का फॉरेस्ट चाहिए अपने आप को छुपा के रखने के लिए, वो मजबूरी में मनुष्य के क्षेत्रों में आने को मजबूर रहता है और आता है। बहुत अलग विषय, आज उसको नहीं छेड़ेंगे। मेरा प्रिय विषय है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, उसमें हम चले जाएं। वकीलों की आदत रहती है किसी भी दिशा में चले जाते हैं, यदि टोका ना जाए तो। माननीय श्री जेके पिल्ले साहब बैठे हुए हैं, इसलिए मेरे ऊपर चेक एंड बैलेंस उसका रहेगा। तो ये फिगर्स हैं, ग्लोबल फिगर्स। देखिए, पृथ्वी को जन्मे 4.54 बिलियन ईयर्स हुए हैं। यानी जब से बिग बैंग हुआ मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से, सूर्य से हम एक ग्रह के रूप में विस्फोट के कारण अलग हुए और फिर परिक्रमा करने लगे सूर्य की, और धीरे धीरे ठंडा होते हुए आज हम इस स्तर पर आज बैठे हुए हैं। इस पूरे कालांतर को 4.54 बिलियन ईयर्स माना गया है, साइंटिस्ट कहते हैं। मनुष्य को आए, होमो सेपियंस को आए 0.2 से लेकर 0.3 मिलियन ईयर्स हुए, यानी 2 से 3 लाख साल होमो सेपियंस। यदि सांकेतिक रूप से 4.54 बिलियन ईयर्स को 1 वर्ष मान लिया जाए, यानी पृथ्वी का जन्म 1 जनवरी की सुबह हुआ, सुबह 12 बजे, यदि हम समझ सके उस सेंस में, सुबह 12 बजे, क्योंकि जन्म दिन का 12 बजे हो जाता है, और आज 31 दिसंबर की रात 12 बजे है आज का दिन। तो उस 4.54 बिलियन ईयर्स में मनुष्य को आए, यदि पृथ्वी 1 साल से है तो मनुष्य को आए 31 दिसंबर की रात 23:58 पर मनुष्य का जन्म हुआ है। 1 वर्ष से पृथ्वी है और मनुष्य है 2 मिनट, और इस 2 मिनट में होमो सेपियंस थे जो कोई नुकसान नहीं करते थे। हम होमो सेपियंस होने का अधिकार अब खोते चले जा रहे हैं धीरे धीरे।
लेकिन यथार्थ तो यही है कि जो विनाश हमने पिछले 150 साल में किया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से, और वो विनाश की गति बढ़ती चली जा रही है, वो पिछले 150 साल में, यानी पिछले 150 साल यदि हम लेंगे उस एक कैलेंडर ईयर में, तो वो 1-1.5 सेकंड ही आएगा। उस 1-1.5 सेकंड में हमने वो काम कर दिया जिससे वैश्विक टेम्परेचर के बढ़ने की गति 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेकेड आ गई, 0.2 डिग्रीज पर डेकेड। पिछले 200 साल में लगभग 1.8 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया। ये सब आंकड़े आपको गूगल पर मिल जाएंगे, थोड़े बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी। 2 डिग्री बढ़ जाने से, 1.8 डिग्री बढ़ जाने से क्या हुआ? हम कहने लगे न्यूज पर कि हिमाचल पर प्राकृतिक आपदा आ गई, उत्तरांचल पर प्राकृतिक आपदा आ गई, बड़ी मात्रा में पानी गिर रहा है, संभल नहीं रहा है, सड़कें बही चली जा रही हैं, लोग डूब रहे हैं। हमको शर्म आनी चाहिए उसको प्राकृतिक आपदा कहने पर। हमारा आचरण ये रहा है और हम उस आपदा को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। दोष देते हैं अपनी मां को, क्यों पैदा कर दिया तुमने ऐसा बेटा जिसने इतना नुकसान किया। और यह समस्या है सबसे विकराल कि प्रकृति के विनाश में भी हम अपने दोष नहीं ढूंढते हैं और हम आज भी प्रकृति को ही दोषी मानते हैं। जिसका विनाश करो उसी को दोषी मानो। और यथार्थ को, सत्य को न स्वीकारना सबसे बड़ी चुनौती है प्रकृति संरक्षण की। जब तक हम सत्य को नहीं स्वीकारेंगे, जब तक हम यथार्थ को नहीं स्वीकारेंगे कि इस विनाश लीला के सूत्रधार हम स्वतः हैं, और यदि इस परिस्थिति को बदलना है तो हमें खुद बदलना होगा, तब तक परिस्थिति में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। आपसे अपेक्षा है, क्योंकि आप में वो संवेदना है कि आज आप इतवार के दिन दोपहर को, जब पूरा विश्व विश्राम करता है, तब आप अपना समय निकालकर इस विषय पर, प्रकृति के विषय पर 2 घंटा 2.5 घंटा देने के लिए आज आए। ये बताता है कि आपके अंदर वो संवेदना जीवित है, इसीलिए आज यहां आप उपस्थित हैं। आप जो बात से हमने शुरू की थी कि यदि आप प्रकृति के कारण लिए लोगों को इकट्ठा करना चाहें तो प्रकृति के नाम पर 10 लोग नहीं जुड़ते, बहुत कठिनाई होती है। उसका कारण है, पहला कारण तो है संवेदना ना होने के कारण। दूसरा कारण क्या है कि प्रकृति के विनाश को हम व्यक्तिगत विनाश नहीं समझते, क्योंकि प्रकृति का संरक्षण हमारे दायित्व हम नहीं मानते। क्या है इसका उदाहरण? सड़क के किनारे पेड़ कट रहा है, हम और आप जा रहे हैं, कट रहा होगा भाई, सड़क चौड़ी होनी है तो कटेगा ही पेड़। ये संवेदनहीनता है। संवेदनशील व्यक्ति जो प्रकृति के प्रति आस्था रखता है, जो उसको मां मानता है, वो रुकेगा। उसके मन में वो भाव उत्पन्न होगा कि भाई ये पेड़ क्यों कट रहा है। उससे अधिक संवेदनशील व्यक्ति रुकेगा, पूछेगा सवाल, कौन काट रहा है, किसकी अनुमति से कट रहा है। अधिक संवेदनशील व्यक्ति एक कदम और आगे बढ़ेगा, जानने की कोशिश करेगा, हस्तक्षेप करेगा, कहेगा रोको, मैं नागरिक हूं, तुम्हारी व्यक्तिगत संपदा नहीं है। प्रकृति, धरती माता मेरी भी मां है, हम सबकी सामूहिक संपदा है। आप यदि इसको काटना चाहते हैं तो मैं पहले आपसे पूछूंगा कि कौन सी अनुमति है। मध्य प्रदेश में, आपकी जानकारी के लिए, संभवतः आपको मालूम हो, मध्य प्रदेश नगरीय क्षेत्र वृक्षों का परिरक्षण अधिनियम एक विशेष कानून है जो कहता है कि यदि नगरीय क्षेत्र में वृक्षों की कटाई होनी है तो वृक्ष अधिकारी, ट्री ऑफिसर की अनुमति, पूर्व अनुमति आवश्यक है। वृक्ष अधिकारी या तो जिला स्तर पर जो पदस्थ है, मंडल स्तर पर,
वन मंडलाधिकारी, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर वो होगा, या नगर निगम द्वारा नियुक्त एक अधिकारी होगा जिसको वृक्ष अधिकारी कहा जाएगा। उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक है, न होने पर सजा का प्रावधान है, प्रोसिक्यूशन। जो चेतना युक्त अधिक संवेदनशील व्यक्ति होगा, सबसे अधिक वो रुकेगा, हस्तक्षेप करेगा, रोकेगा, कहेगा अनुमति दिखाओ मेरे को, नहीं दिखाओगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई करूंगा। क्यों नहीं करते? हजारों लाखों वृक्ष कट गए, हाईवेज पे भी कट गए, उसमें भी प्रोविजन है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्ट में प्रोविजन है, और उसके कारण प्रोजेक्ट प्रपोनेंट जो है, जो सड़क बना रहा है, उसके लिए ये बंधनकारी होगा कि वह जिस संख्या में वृक्ष काटे उसकी 10 गुना संख्या में उसको सड़क के किनारे या दूसरे क्षेत्र में वृक्ष लगाने होंगे। लगाएगा तो पौधे ही, लेकिन फिर भी प्रावधान है। और उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्रोजेक्ट का तब मिलेगा जब वो न केवल सड़क कंप्लीट कर ले बल्कि उस वृक्षारोपण को साथ में कर ले। और प्रायर कंडीशन है कि जब वो सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट उसको मिलेगा तो सबसे पहले उस जमीन पर नहीं जाएगा जहां सड़क बनानी है, सबसे पहले जो पेड़ कट रहे हैं, अभी खड़े हैं, उसके पहले वहां जाके उसको ऑल्टरनेटिव लैंड लेनी पड़ेगी जहां पर वो वृक्षारोपण करेगा, या शासन अलॉट करेगा, या उसकी किसी निजी भूमि पर कार्रवाई करनी होगी वहां करेगा। लेकिन पहले आइडेंटिफाई करके अपनी एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए जो एप्लीकेशन सबमिट करेगा उसमें इसका पूरा विवरण देगा। लिखते सब हैं लेकिन उसका पालन नहीं होता है, 2 कारणों से। एक तो आम जन को इन प्रावधानों की जानकारी नहीं है, दूसरा आम जन में इस बात की चेतना नहीं है और संवेदनशीलता नहीं है कि इसका महत्व क्या है और हमको इसमें हस्तक्षेप करके कार्य करना है। हमारे घर में एक बाहर बच्चे खेल रहे हैं और एक बॉल लग जाए और एक कांच टूट जाए तो हम आग बबूले हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो कांच टूटा वो मेरी व्यक्तिगत क्षति है, मेरा नुकसान हुआ है। लेकिन 1000 पेड़ कट जाए, हमारी संवेदनशीलता, हमारी संवेदना जीवित जागृत नहीं होती है, क्योंकि उस पर्यावरण की क्षति को हम अपनी व्यक्तिगत क्षति नहीं मान रहे हैं। यह जब तक नहीं आएगी तब तक सब कुछ कोरी कल्पना है। हम कितने भी बात कर ले यहां मंच से बड़ी बड़ी, ये जीवन जमीन पर तब तक नहीं उतरेगा जब तक हम उसको जीना नहीं शुरू करेंगे, तब तक आपको उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसलिए यह बात हमको समझना बहुत आवश्यक है कि प्रकृति के प्रति चेतना जागृत करना जन सामान्य में आपका दायित्व है। और कैसे करेंगे? इसके लाखों उदाहरण भारतवर्ष के इतिहास में उपलब्ध हैं, लाखों। लेकिन हमने उस जीवन को जीना छोड़ दिया, हमने अपना जीवन परिवर्तित कर लिया। अमृता देवी बिश्नोई का नाम शायद कुछ मित्रों ने सुना। सन 1730 में राजस्थान के एक क्षेत्र में सम्राट ने उस तत्कालीन राजा ने आदेश दिया कि शमी के वृक्ष कुछ काटने थे। अमृता देवी बिश्नोई एक गांव की महिला थी, साधारण। उन्होंने संकल्प लिया, बिश्नोई समाज आप जानते होंगे, यदि कोई समाज के रूप में प्रकृति पर सबसे अधिक जागृत समाज है तो वो बिश्नोई समाज है। मेरे को नाम लेने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी ले लेना चाहिए। सलमान खान के सबसे बड़े शत्रु जो है वो उसी समाज से। क्यों है? कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं थी, वो भी बहुत भले इंसान नहीं है जो उनकी शत्रु है, व्यक्ति विशेष। लेकिन फिर भी वो संकल्प इसलिए लिया कि आपने काले हिरण को मारने का प्रयास तो किया ही, और मार भी दिया हो, एकाध हो सकता है। कानून की लड़ाई में वो चीज कहीं दब गई, लेकिन सत्य है कि प्रयास तो किया, कम से कम इतना तो था ही। बिश्नोइयों ने चेस किया, रोकने की कोशिश की, नहीं रोक पाए, शत्रुता हो गई, जीवन भर के लिए पाल ली उन्होंने। लेकिन उनकी हिस्ट्री यह है
कि अमृता देवी बिश्नोई ने सन 1730 में प्रण लिया था कि मेरे गांव के आसपास पेड़ नहीं कटेगा, यदि कटेगा तो पहले हम कटेंगे। और पूरा गांव का गांव पीछे खड़ा हो गया। कल्पना से परे है ये बात कि लोग लपट गए पेड़ों से कि पहले हमको काटो और फिर पेड़ कटेगा। इससे भी अधिक कल्पना से परे है बात कि पहली महिला अमृता देवी बिश्नोई कटी तक कुल्हाड़ी से, और उनके पीछे 362 लोग और कटे। 363 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। वैश्विक स्तर पर ऐसा उदाहरण पर्यावरण संरक्षण का दूसरा कोई नहीं। यह भारत का मानस है। 363 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी कि हमको काटो पहले फिर पेड़ काटोगे। कल्पना के परे है। उस देश में हमको चेतना जागृत करने के लिए प्रयास करना पड़ रहा है। क्यों प्रयास करना पड़ रहा है? इसलिए प्रयास करना पड़ रहा है कि पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में हम अपनी मूल चेतनाओं को जलाकर गाड़कर बैठे हुए हैं। यदि हम अपनी मूल चेतना, अपने मूल धर्म पर चले गए, जिसने अथर्ववेद को गंभीरता से पढ़ लिया वो जान जाएगा कि भारत में प्रकृति का स्थान क्या था, क्यों मां कहा गया। क्यों इसलिए कहा गया कि तुम मां हो, हम तुम्हारे पुत्र हैं। हम मां के प्रति वही धर्म निभाएंगे जो एक पुत्र अपनी माता के प्रति निभाता है। ये हमने गाड़ दिया जमीन के नीचे। और आप जानते ही हैं कि पाश्चात्य संस्कृति में प्रकृति का स्थान क्या है। व्हाट इज द फ्रेज फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, माइनिंग, डैम बिल्डिंग, इन सब को जिसमें हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, हमारे लिए शब्द है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। द फंडामेंटल फिलॉसफी इज डिफेक्टिव इन द वेस्ट। उसका प्रकृति के प्रति कभी कोई सम्मान नहीं रहा। इसलिए मिट्टी को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सॉइल नहीं कहते। सॉइल तो विशिष्ट प्रकार की मिट्टी है जो खेत में है, जंगल में है। मिट्टी को कहते हैं डर्ट। ये पाश्चात्य संस्कृति है। मिट्टी को डर्ट कहते हैं। मिट्टी लग जाने को कहते हैं यू आर गेटिंग डर्टी। और हमारी मूल संस्कृति रही है कि हम भूमि से मिट्टी उठा के माथे पर लगाते हैं। हमारी संस्कृति रही है कि हम घर में सुबह सबसे उठकर बाहर जाके आटे की रंगोली डालते हैं। क्यों डालते हैं आटे की रंगोली? इसलिए कि वहां हमारे घर के आसपास घूमने वाली चींटियों, कीट पतंगों का भी हमारे संसाधनों पर जिनको हमने एकत्रित किया है उनका अधिकार है। हम उनका अधिकार उनको देते हैं और प्रणाम करते हैं कि ये लो, आपका भी अधिकार है इसमें। क्योंकि हमने अपने आप को मूल रूप से कभी प्रकृति से अलग नहीं समझा। क्योंकि हम पुत्र हैं और माता की सभी संतानें, चाहे वो जंगल में घूमने वाले जीव हों, चाहे वो दूसरे क्षेत्रों में भ्रमण करने वाले दूसरे जीव हों, वृक्ष हों, चींटी हो, सब भाई हैं। ये भाव हमारे मूल जनमानस का भाव था जो अब दब गया क्योंकि हमने उन सबको गाड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकरण में 2003 में टी.एन. गोदावर्मन ने एक वृत्तांत का उल्लेख किया है। जस्टिस अरिजीत पसायत, वन ऑफ द सेलिब्रेटेड जजेस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंट, कि एक यूनाइटेड स्टेट्स में जब अंग्रेज पहुंचे तो उन्होंने वहां के जो नेटिव्स थे, रेड इंडियंस, उनसे उनकी स्ट्रगल हुई, खूब लड़ाई हुई। अब ये लोग बंदूक लेके आए थे, वो तीर कमान वाले थे, तो बड़ी संख्या में मारे गए। बहुत स्ट्रगल हुई, लेकिन वो अपने क्षेत्र को जानते थे, इसलिए अंग्रेज भी बड़ी संख्या में मारे जाते थे उनके हिसाब से जो बड़ी संख्या थी। अंग्रेज एक मरता है तो बहुत बड़ी पीड़ा होती है।
बाकी लोग कितने भी मर जाएं उतनी पीड़ा नहीं होती। आज हम लोगों को पाठ पढ़ाते हैं कि सोशल इक्वालिटी क्या होती। जिन्होंने अफ्रीका को अफ्रीका नहीं रहने दिया, जिन्होंने भारत को भारत नहीं रहने दिया, वो हमको संस्कृति का पाठ पढ़ाते हैं, अलग विषय है, आज बात नहीं करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वो स्ट्रगल चली तो सुप्रीम कोर्ट ने एक पत्र का उल्लेख किया है। उस स्ट्रगल को समाप्त करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने चीफ ऑफ सियाटल को एक पत्र लिखा कि भाई लड़ाई झगड़ा मत करो, हम आपके लिए एक क्षेत्र रिजर्व कर देते हैं, आप वहां अपनी संस्कृति के साथ जैसा आपको जीवन जीना है जियो, बाकी इलाका हमारे लिए छोड़ दो, हम नहीं मारेंगे आपको। वो लोग बेचारे पीड़ा में थे, संकट में थे, मर रहे थे। उस मौत के तांडव पे भी उस पत्र का जो जवाब चीफ ऑफ सियाटल ने लिखा, रेड इंडियन चीफ्स थे, कबीलों के सरदार, उस पत्र को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यदि हम इसमें एक शब्द भी इधर से उधर हटा देंगे तो इसका मूल सार ही खत्म हो जाएगा। और प्रकृति की वेस्टर्न कंट्रीज में इससे बड़ी परिभाषा नहीं है। उस पूरे पत्र को सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में 2003 सुप्रीम कोर्ट में उतारा है और उसका मूल सार है, बहुत लंबी चिट्ठी है, 1.5-2 पेज की, कि जब आप मुझसे कहते हैं, चीफ ऑफ सियाटल लिख रहा है प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, कि आप मेरे लिए जमीन छोड़ देंगे और मुझे हमारे लोगों को नहीं मारेंगे और हम आपको अपनी पूरी जमीन दे दें, तो आप इस बात का मतलब समझिए कि हमसे मांग क्या है। आप हमसे हमारी धरती नहीं मांग रहे, क्योंकि वेस्ट में मनुष्य के प्रति प्रकृति का वो भाव नहीं है जो उस आदिवासी के मन में भाव है। वो कहता है कि ये जो ईगल आकाश में उड़ रहा है, ये जो घोड़ा मैदानों में दौड़ रहा है, ये जो बाइसन जो मैदानों में प्रेरी ग्राउंड्स पर दौड़ता है, ये सब मेरे भाई हैं, इन सब को तुम मांग रहे हो। इस धरती में, जिस धरती पर तुम पैर रखते हो, उसमें मेरे पूर्वजों की राख मिली हुई है, तुम मुझसे मेरे पूर्वजों की राख मांगते हो। आप भाव समझिए कि कितने कष्ट में होगा वो व्यक्ति जो अपने लोगों को बचाने के लिए असहाय है, उसको छोड़ना पड़ेगा। वो जानता है, वो कहता है तुम बहुत मांग रहे हो, मैं दूंगा तुमको, लेकिन लेने के पहले तुम समझो कि दैट द व्हाइट मैन मूव्स फॉरवर्ड लीविंग बिहाइंड अ हिस्ट्री ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड डेथ। We stay at the same place. We worship our land because this land is our mother. This land bears the ashes of my fathers and his fathers and his fathers. उस भाव को वो समझाता है। आप उस पत्र को पढ़िएगा। मैं सृष्टि सेवा संकल्प के ग्रुप्स में कोशिश करूंगा कि वो पत्र आज ही शेयर कर दूं। उसका हिंदी अनुवाद भी शायद मेरे पास होगा। पढ़िएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस भाव को उस एक अनपढ़ व्यक्ति, जो हमारी नजर में अनपढ़ है, जो कभी स्कूल विद्यालय नहीं गया, उसने प्रकृति के प्रति किस भाव को प्रकट किया है कि तुम मेरे से मेरे पूर्वजों की राख, उनकी वाणी मांग रहे हो जो इस हवा में गूंज रही है। मैं दूंगा तुमको, लेकिन इस भाव से रखना उसको, जिस भाव से मैंने उसको संजो के रखा है। मैं उसमें से लेता हूं, लेकिन मेरे लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम लेते हो। जिस प्रकार एक चिड़िया एक डाल पर घोंसला बढ़ाती है, बच्चे देती है, अंडा देती है, अंडे में से बच्चा निकलता है, चिड़िया चली जाती है, बच्चा बड़ा होकर चला जाता है, घोंसला किसी आंधी में गिर जाता है, डाल वैसी की वैसी रह जाती है। देख के कोई बता भी नहीं सकता कि इस डाल पर कभी घोंसला बना था। उस भाव से मनुष्य को रहना है। इतनी गंभीर बात एक ऐसा, फिर बातें आप जितनी करते रहे उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। ये तो वो धरती है जो सुबह हम जागने के बाद धरती पर पैर रखने के पहले प्रणाम करते हैं धरती को। और एक प्रसिद्ध श्लोक कहते हैं, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्याम पाद स्पर्श क्षमास्व में, कि हे मां, हम दिन भर तुम पर पैर रखेंगे, पैरों से स्पर्श करेंगे,
इसलिए सुबह उठते साथ आपको प्रणाम करके क्षमा मांगते हैं। ये भाव हमारा भाव है, हमारी मूल चेतना का भाव है। यह भारतीय दर्शन रहा है, जिस भारतीय दर्शन को हमने कहीं खो दिया। इसलिए संरक्षण की ओर यदि आगे बढ़ना है और यदि चीजों को पलटना है और वापस लाना है, तो उस भारतीय दर्शन, उस भारतीय चेतना को जोर लगा ले, उसके अंदर वो भाव नहीं है। वो प्रकृति का संरक्षण करता भी है तो किस भाव से करता है? हमको आवश्यकता है, हमारी सांसों में अच्छी ऑक्सीजन आनी चाहिए, इसीलिए हमको बचाना जरूरी है। हमारी अगली, अगर थोड़ा और भी उदारवादी हुए तो क्या कहेंगे? अगली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं भाई। अरे हैं तो आपके ही बच्चे, किसके लिए कर रहे हो आप? डेवलपमेंट कहा, बहुत अच्छा लगा सुन के कि ये शब्द आखिर हमारे मानस में जीवित है। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज कि प्रकृति भी बची रहे और हमारा भी काम हो जाए। मिनिमम डैमेज थ्योरी, ये पर्यावरण के कानून के ज्ञाता इस बात पर, इस विषय पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मिनिमम डैमेज थ्योरी, पॉल्यूटर पेज थ्योरी, जिसने पोल्यूशन किया उससे पैसा ले लो, फाइन लगा दो। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में एक पैराग्राफ लिखा इस पर, बहुत बहुत तीक्ष्ण, कहा कि इन सब थ्योरी के पीछे भी मनुष्य और मनुष्य का भाव है, अपने आप के संरक्षण का भाव है। और यही भाव है जो एक स्वार्थी व्यक्ति का भाव होता है। पर्यावरण बने बचे क्यों? क्योंकि मुझे पर्यावरण की आवश्यकता है, मेरा अधिकार है। लोग बात करते हैं जब पर्यावरण पर तो बोलते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखा हुआ है कि हमको पर्यावरण संरक्षण करना है। क्यों लिखा है पर्यावरण ड्यूटी में, फंडामेंटल ड्यूटी में? इसलिए लिखा है कि आर्टिकल 21 में आपका अधिकार है कि आपको अच्छा पर्यावरण मिले, तो सबको मिले, इसलिए मैं दूंगा। किसको मिले? मनुष्य को ही मिले, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स तो मनुष्य के ही हैं, जानवरों के तो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सारी अप्रोच एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच है। एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच मतलब मनुष्य सृष्टि का केंद्र बिंदु है और मनुष्य के बेहतरी के लिए हमको सब चीज की आवश्यकता है, इसलिए सब कुछ बचाना आवश्यक होगा। आपको आश्चर्य होगा कि मध्य प्रदेश में जब नेशनल पार्क्स एक्ट बना 1947 में, पूरे भारत में उस समय संरक्षण का कोई कानून नहीं था। 1927 का फॉरेस्ट एक्ट जो है वो संरक्षण का एक्ट नहीं था। भारत का पहला संरक्षण का एक्ट 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, जिसने शिकार को प्रतिबंधित किया और उसको अपराध घोषित किया और कहा सजा मिलेगी यदि शिकार करोगे आप तो। और जानवरों की सूची बनाई, जिसको शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4 में अलग अलग कैटेगरीज ऑफ कंजर्वेशन में रखा। लेकिन उसके पहले भी मध्य प्रदेश ने 1947 में एक अधिनियम बनाया था जिसका नाम था, उस समय मध्य प्रदेश नहीं था, उस समय सीपीएन बरार था, बाद में आके मध्य प्रदेश बना, सेंट्रल प्रोविंस था उस समय। उस अधिनियम में कौन कौन से क्षेत्रों को नेशनल पार्क घोषित किया जाएगा, जिसमें कान्हा बना, बांधवगढ़ बना, बहुत सारे नेशनल पार्क घोषित हुए। उसके भी प्रियम्बल में ये लिखा हुआ है कि चूंकि लोक मनोरंजन के लिए संरक्षण की आवश्यकता है, अकल्पनीय है, लोक मनोरंजन के लिए जानवरों, हमें जाके जानवर देखने मिले, इसलिए हमको संरक्षित रखना है। इसलिए नहीं कि संरक्षित रखना है, इसलिए नहीं कि उन जीवों का अधिकार है कि वो संरक्षित रहें, हमसे बचे रहें। तो ये भाव हमारा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारी सारी अप्रोच, जितना कानून भी बना, चाहे वो वाटर एक्ट हो, एयर एक्ट हो, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को फिलहाल छोड़ दें, वो सारे अधिनियम जो थे वो एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आपको बदलना है तो आपको एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच से हटकर इकोसेंट्रिक अप्रोच लेनी पड़ेगी। इकोसेंट्रिक मतलब पूरी सृष्टि का संरक्षण होना चाहिए, मनुष्य उसका एक अंश मात्र है। हमको अपने लिए नहीं बचाना है, इसलिए बचाना है कि सबका बचना आवश्यक है, सबका बचना, सबका सुरक्षित रहना उनका अधिकार है। पाइथागोरस ने 25 शताब्दी पूर्व, दशक नहीं,
ये बात लिख दी थी, मैन डिड नॉट वीव द वेब ऑफ लाइफ, ही इज अ स्ट्रैंड इन इट। मनुष्य ने जीवन का ताना बाना नहीं बुना, वह उस ताने बाने का एक सूत्र मात्र है। वॉट एवर ही डज टू दैट वेब, ही डज टू हिमसेल्फ। यानी उस ताने बाने की कोई भी एक तार खींचोगे तो कौन सी दूसरी तार खिंच जाएगी आप नहीं जानते, और कहीं ना कहीं आप खिंच जाओगे। 25 शताब्दी पूर्व यह बात लिख दी गई थी, जब जंगल सब तरफ थे, मनुष्य बहुत छोटी सी जगहों पर थे। तो जो वेस्ट से अफेक्टेड नहीं था, उन सब में ये मानस, उन सब में ये बात जागृत थी। हमने उस चीज को खो दिया। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम वापस अपने मूल स्वरूप पर जाएं, अपनी मूल चेतना को वापस जागृत करें, जीवित करें, उस बात का प्रचार प्रसार समाज में करें कि भारतीय दर्शन में प्रकृति का स्थान क्या था। उसके पहले खुद पढ़ें, क्योंकि बिना खुद पढ़े अपन कैसे बताएंगे किसी को। तो सबसे पहले हमारे लिए खुद के लिए जानना आवश्यक है कि भारतीय दर्शन में प्रकृति का स्थान क्या था। फिर जब तक वो बात नहीं फैलेगी, खास तौर पर बच्चों में यदि ये बात फैल गई, आप पर्यावरण का युद्ध निश्चित तौर पर जीतेंगे। पूरा युद्ध समाप्त नहीं हो गया है, लेकिन हमको अपने लड़ने की दिशा तय करनी पड़ेगी। लड़ने के पहले हमारे अस्त्र क्या हैं उनको जानना पड़ेगा, उसको जागृत करना पड़ेगा, स्वतः को जागृत करना पड़ेगा। तब हमारा भविष्य पर्यावरण संरक्षण की ओर बढ़ जाएगा। आपने बहुत ध्यान से सुना, बहुत लंबा शायद मैं बोल गया, क्षमा चाहूंगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज बुलाया, इंदौर इकाई के लिए विशेषतर धन्यवाद। बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने बखूबी उत्तर दिया मेरे प्रश्न का, जो उस समय मैंने किया था कि कितने प्रतिशत जमीन पे अब हमारे पेड़ सचमुच बचे हैं, है ना? तो सर के लिए एक बार तालियां और। सही बात है। देखिए हम ना बहुत गैर जिम्मेदार है। आप मानते हैं गैर जिम्मेदार है? ये क्या किया तुमने? मैंने कुछ किया क्या? किसी ने देख तो नहीं लिया? मुझे लगा किसी ने नहीं देखा। मुझे भी यही लगा किसी ने नहीं देखा, इसलिए किसी ने रिएक्ट नहीं किया, है ना? पर आपने तो बोला नहीं आंटी। यही हम कर रहे हैं। देखिए अभी जो सर ने बात कही थी, क्या कहा था? सब प्रत्यक्ष है, पर प्रत्यक्ष होकर भी अप्रत्यक्ष है कि नहीं है? और यही आज के समय की जो डिमांड है वो यही है कि हमें सचमुच सब चीजों को देखना है, जो प्रत्यक्ष है उस पर रिएक्ट करना है। हमने जानबूझकर रिएक्ट किया। मैंने उसे कहा था कि तुम जाके कचरा फेंकना, और बोलना कि अरे मुझे किसी ने देखा क्या? क्योंकि ऐसे ही धीरे धीरे प्लास्टिक से जो लैंडफिल से वो भर रही है, ऐसे ही भर रही है और कुछ नहीं है। अब मुझे जरा बताइए कितनों के पास यहाँ पे अपनी अपनी बॉटल है पानी की? प्यास लगी है तो फिर अभी आ जाएगा डिस्पोजल या प्लास्टिक का बॉटल, इजंट इट? आएगा ना? सी आई एम अ ट्रैवल ऑल्सो, तो मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है। हम लोगों ने जब शुरुआत किया था कि हम लोग ट्रैवल करेंगे, हम जहां जहां भी जाए आए, तो हमने अपने आप में एक चीज का मतलब हम कह सकते हैं प्रण लिया था कि हम प्लास्टिक्स यूज नहीं करेंगे। मेरे पास मैं और मेरे दोस्त जो भी हम साथ में जाते हैं, हमारे पास अपना स्टील बॉटल है 1 लीटर का। एडिशनल हम एक और रखते हैं 1/2 लीटर का, कि हमको जहां भी जरूरत पड़े हम उतना आराम से सस्टेन कर सकते हैं उतने में। इसके अलावा जूस वगैरह हम इनटेक करते हैं बाहर। हमारे पास अपना एक स्टील का ग्लास है, उसमें आपके पास 2 ऑप्शन है। आप ऐसे ओपन करने वाला भी रख सकते हो जो एक छोटा सा डिब्बी बन जाता है, और आप चाहो तो एक प्रॉपर ग्लास भी रख सकते हो। हमारे पास अपना स्ट्रॉ है। क्या है ना कि स्ट्रॉ लगा के पीने में मजा आता है ना? हमारे पास स्टील का स्ट्रॉ है, प्लास्टिक का नहीं जो मैं यूज करके थ्रो कर दूं। इट्स नॉट यूज एंड थ्रो, ठीक है? इसके अलावा मेरे पास अपनी स्टील की प्लेट या स्टील का डब्बा हमेशा रहता है। वैसे तो हम जैसे कहीं होटल वगैरह में खा रहे तो वो हमें प्लेट देते हैं बकायदा, जो कि उनके यहाँ वॉशेबल होती है, वॉश करके वापस से यूज हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे जैसे हम कहीं ठेले पे, कोई छोटी मोटी रेहड़ी पे कुछ चाट वगैरह खाते, तो सबसे पहले डिस्पोजल आएगा भैया हाथ में। और अभी की तो गारंटी है कि डिस्पोजल आएगा भी तो कौन सा वाला आएगा? कौन सा आएगा? मुझसे ज्यादा आप मुझे आपकी आवाज चाहिए। कौन सा आएगा? प्लास्टिक का आएगा, है ना?
पहले आते थे वो पलाश के पत्ते के दोने पत्तल, अभी तो वो भी बहुत कम हो गए हैं। मेरे यहाँ कन्या भोजन होता है तो दिक्कत ये होती है कि बच्चे ज्यादा हो जाते हैं, मम्मी मैं इतना सारा काम कर नहीं पाते, जॉब होती है, टाइम नहीं मिलता, तो मैं वो पत्तों की दोने पत्तल घर पे लेके आने लग गई थी। पर उसमें भी एक हिट, मैंने उस दोने को देखा जब मैं गाय को डालने जा रही थी, मैंने सोचा उसको सेपरेट कर देती हूँ अलग अलग। जब मैं उसको अलग करने गई तो उसमें एक प्लास्टिक की पतली सी पन्नी थी जिससे वो दोना लीक ना करे, वो लगा के रखा था उसमें। पहले वो नहीं लगती थी, अब वो जबरदस्ती लगाई गई है कि लीक ना हो कुछ भी, मतलब अब उसमें भी प्लास्टिक है। अब हम इन सब चीजों से अपने आप को बचाएं, इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले सेल्फ रियलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, हमें खुद में रियलाइज होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, हम कहाँ कहाँ इन चीजों को बचा सकते हैं या कहाँ कहाँ अपने आप में चेंजेस ला सकते हैं, तो उससे बदलाव पॉसिबल है, संभव है। संभव है, संभव है, पक्का। देखो है में आवाज कमाइए, मतलब संभव नहीं है, संभव है या नहीं है? है। तो अब मैं चाहूंगी कि ये जो आपने बोला संभव है, वो संभव होना चाहिए। आइंदा आप किसी को कचरा फेंकते देखें, वो कागज पत्थर पन्नी कुछ भी क्यों ना हो, आपको उसे टोकना है। हो सकता है, देखिए मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, माय पर्सनल एक्सपीरियंस। हम लोग जैसे एक ट्रैक कर रहे थे, तो उस ट्रैक पे एक छोटा सा था कि मतलब मैं मेरे दोस्त बस ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे। तुंगनाथ मंदिर आपने कभी सुना हो तो, तुंगनाथ उत्तराखंड में है ना, वहां पे लैंडफिल धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है। हम बस ऐसे ट्रैक कर रहे थे, एक माँ बेटे मतलब ऊपर से नीचे आ रहे थे। वो आंटी ने सडनली एक चॉकलेट लिया, उसको फाड़ा एंड शी थ्रू इट अवे, फेंक दिया उसको साइड में, है ना। अब हम दोनों सामने से देख रहे हैं, हमने उनका रास्ता रोक दिया। थोड़ी सी हिम्मत लगी कि यार ऐसे कैसे स्ट्रेंजर को बोल दे, किसी अजनबी को बोल दे, बट हमने उनका रास्ता रोका और हमने कहा आंटी वो पन्नी उठा लो और अपने बैग में डाल के ले जाओ। उनने मुझे सही में ऐसे वो दिया ना कि उनके पास चाकू होता तो शायद मैं नीचे ऐसे नहीं आ पाती, या कुछ भी होता तो मैं यहाँ खड़ी नहीं होती। उनके एक्सप्रेशन ऐसे ही थे, बट उनके बेटे को शर्म आई, जो कहीं ना कहीं मेरा हम उम्र ही रहा होगा। उसने उस पन्नी को वहां से उठाया, मेरे सामने अपने बैग में डाला। हम थोड़ी देर तक वहीं खड़े रहे कि ऐसा तो नहीं बैग में से उठा के फिर बाहर कर देगा, नहीं किया। वो लेके गया, शर्मिंदगी उसे महसूस हुई। तो मुझे लगता है एक जरिए ये भी है, सामने वाले को अच्छे से शर्मिंदा करो। क्या पता थोड़ी बहुत शर्म किसी किनारे में बैठी बच्ची होगी तो आ जाएगी ना। तो बस इस चीज के साथ मैं आपको कहना चाहूंगी, जागरूक रहना जरूरी है, सतर्कता के साथ दूसरों को सतर्क करना भी उतना ही आवश्यक है। आइंदा आप कभी भी किसी को कचरा करते देखें या फिर ऐसी प्लेस जहाँ पे वो कोई पर्टिकुलर काम वो कृत्य वहां पे अलाउ नहीं है, तो आप उसे भी रोकें कि ये गलत है। कम से कम हो सकता है उसे 10 लोग टोकेंगे तो फिर वो व्यक्ति मान जाए। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे अगले उद्बोधन के लिए बुलाना चाहूंगी राकेश जी सिंघई, जो कि हम प्रोफेसर हैं डीएवीवी में, वहां के कुल गुरु हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए राकेश जी सिंघई का। सभी को यहाँ पर उपस्थित विद्वज्जनों, प्रबुद्धजनों को मेरा नमस्कार। मंच पर पधारे हमारे विशिष्ट अतिथि श्री धीरज जी साहब, जबलपुर से पधारे हमारे मुख्य वक्ता अंशुमान सिंह जी, एवं इस संस्था के अधिकारीगण और जो अधिकारीगण सामने बैठे हुए हैं और हमारे इंदौर निवासी। इंदौर की तो एक अच्छी खूबी है कि यहाँ पर सफाई कार्यक्रम पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है, नंबर 1 है। अभी अंशुमान सिंह जी ने बहुत सारी बातें करी और बहुत उसके लीगल एस्पेक्ट भी बताए। मैं थोड़ा सा सामाजिक दृष्टि से आपसे बात करूंगा।
हम चूंकि सनातन संस्कृति में रहते हैं तो हमारे पास सनातन धर्म क्रिया बहुत ज़्यादा है और हम इस क्रिया में कई चीज़ें भूलते जाते हैं। मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। हमारे जबलपुर से आए अदिति, आप लोग भी जानते होंगे, मैयर जी जबलपुर के पास, कटनी के पास एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। ये आज से करीब मेरे ख्याल से करीब 45 वर्ष पूर्व की मैं बता रहा हूँ, जब मैं शिक्षा अध्ययन कर रहा था जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में। और वहाँ से मैं मैयर जी की देवी के दर्शन करने गया। वो गर्मी का समय था और उस गर्मी के समय में कहीं भी पुष्प नहीं मिलते। उस दौर की बता रहा हूँ मैं। और उस दौर में वो पीतल के तने, ये केले के तने को काट के उसके छोटे छोटे टुकड़े करते थे और उसको कलरफुल बना देते थे, जो पुष्प की भांति दिखता था। फिर वो पुष्प लेके देवी को चढ़ाया जाता था। आज की स्थिति आप देखिए, आज की स्थिति में आपको इंपोर्टेड सीड का बहुत खूबसूरत गेंदा का फूल आपको पूरी मंडी में भरा मिलेगा। हमारी धार्मिक प्रवृत्ति ने इस क्रिया को बिल्कुल बदल दिया है। जो हमारे ओरिजिनल फ्लावर्स होते थे उनकी जगह पे हमने एक लेबोरेटरी डेवलप्ड बीज से फूलों को बनाना चालू कर दिया। और हमारे यहाँ जिस चीज की बहुत आवश्यकता है अनाज उगाने की, उसकी जगह हम लोग पुष्प की खेती करने लगे। और वो पुष्प भी यदि आप लोग सभी मंदिर जाते हैं देखते हैं कि हम माला चढ़ाते हैं और उसके बाद उस पुष्प को कोई नहीं पूछता। और वो एक इस धरा पर, पृथ्वी पर वो भी एक बोझ बन जाते हैं। या हम उस पुष्प की या उस पूजा की जो सामग्री होती है उसको हम अपनी पुण्य और पूज्य नदियों में सिरा देते हैं। इवन अभी जबलपुर में भी वो प्रयास किया गया, हमारे इंदौर में भी किया गया कि जो गणपति जी की मूर्ति है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ना बनाई जाए, वो मिट्टी से बनाई जाए और उनका विसर्जन नदियों में ना किया जाए। वहाँ जबलपुर में कुंड बनाए जाते हैं, यहाँ पे एक स्थान बनाए गए जहाँ आपने रखा है। अब आप सोचिए कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनना चालू हुई थी मूर्तियां, तब हम जागृत नहीं हुए। आज की स्थिति यह है कि आपकी आंख जहां पलकी झपकी और पीओपी की मूर्ति आपको मिल गई। आज मिट्टी की मूर्ति की कार्यशालाएं बनाई जा रही हैं। तो हमारी जो धार्मिक क्रियाएं हैं उसमें हम जिस चीज की, मैं बहुत सावधानी पूर्वक आपको कह रहा हूं, हम जिस चीज को पूज्य करते हैं, पूज्य मानते हैं, हम उसकी कदर नहीं करते। और उसमें एक ये भी चीज हो जाती है कि हम नदियों की कदर नहीं करते जबकि उसकी पूजा करते हैं। नदी में जाके हम बहुत सा अपना पूज्य सामग्री सिराते हैं। वो एक हमारी भावना बन गई कि हम उसको कहीं इधर उधर ना फेंके, पर हम उसको सिराते हैं। इसी तरीके से वृक्षों की हम यदि बात करते हैं तो उनमें कुछ चंद वृक्ष हैं जिनकी हम रक्षा करते हैं। वो भी हमारे पास धार्मिक पुट बन गया है कि हम पीपल की रक्षा करें या कुछ और वृक्ष हैं उनकी रक्षा करें, पर बाकी वृक्षों के लिए हमारी वो भावना नहीं है। और शायद हमको ये भावना हमारे धर्म ने पैदा कर दी है कि हम पूरी तरह से तो नहीं पर कुछ अंश के रूप में इन प्राकृतिक चीजों की रक्षा करें, पर वो दुरुपयोग में ज्यादा होता जा रहा है, जो मुझे ऐसा महसूस होता है। आज आप मंदिरों में जाएं, यदि हम तेल का दान करते हैं तो उस तेल के दान में भी बहुत अधिकता होती है। हम थोड़ा सा दान कर सकते हैं, वो हमारी खुद की समर्पण है, हमारी खुद की भावना है। हमें जरूरत नहीं है कि हम 1 लीटर तेल लेके जाएं और दान करें, पर हम उस भावना से ग्रसित हैं कि नहीं, हमारे पास जो संस्कार है हम उसका भरपूर उपयोग करेंगे। परंतु संस्कार और प्रकृति का संतुलन, हम उस चीज को नहीं समझ पा रहे। और वो संतुलन हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि इन भावनाओं को समझें। अब आपको इन वैज्ञानिकों की बात बताते हैं। अभी यहाँ पे बिटिया प्लास्टिक की बात कर रही थी।
प्लास्टिक का निर्माण हुआ और वो एक अप्राकृतिक चीज है, प्रकृति ने कभी प्रोड्यूस नहीं की उस प्लास्टिक। और ये बहुत ज्यादा हमारे रहते रहते श्री पिल्लई साहब भी के जमाने की ही बात होगी, जब प्लास्टिक छोटे छोटे रूप में पैदा हो रहा था। हमको हमारी माँ जो है वो हमारे बड़े भैया के जो उनका फुल पैंट होता था उससे काट के एक झोला दे देती थी स्कूल में जाने के लिए। आज सारे प्लास्टिक बैग बन चुके हैं, कोई भी आज वो उस तरह की चीज नहीं। तकिए का जो गिलाफ होता था उसका भी हमने झोले के रूप में यूज किया, सब्जी लेके आते थे और हमेशा अपना झोला लेके जाते थे। परंतु हमने प्लास्टिक को अंगीकार किया और हमारे रहते रहते हमने देखा कि प्लास्टिक की पन्नी, प्लास्टिक का ग्लास पहले हम लोग कलेक्ट किया करते थे, खूबसूरत दिखते थे, पर ये नहीं मालूम था कि ये अपने जीवन में आच्छादित हो रहा है। पर उन वैज्ञानिकों को तो मालूम था कि क्या होने वाला है, क्योंकि जब आप कोई चीज बनाते हैं, कोई चीज की प्रक्रिया रखते हैं सामने, तो उसका आउटकम भी देखते हैं, उसका भविष्य भी देखते हैं, मानव सभ्यता में उसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है उसका भी अध्ययन किया जाता है। तो वो उस चीज का हम अध्ययन करना भूल गए, या यदि यदा कदा इस तरह की संगोष्ठियां होती हैं और हम उसको सुनते हैं और फिर भूल जाते हैं। परंतु ये आवश्यक है, यदि यहाँ पे जैसे वकील साहब ने बोला कि 1000 लोग बुलाएंगे तब 10 लोग आएंगे, पर ये 10 एक सृष्टि है, आप भी एक अपना नीड़ निर्माण करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये 10 भी, जैसे बोलते हैं ना कि चना वो नहीं कर सकता बाहर, एक अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, पर एक अकेला व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। और ये आप लोगों से संभव है। छोटी छोटी चीजें मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग जब भी अपने सब्जी लेने जाएं तो अपना झोला स्वयं ले जाएं, बिल्कुल भारी नहीं पड़ेगा आपको। आप जब भी मंदिर जाएं तो पुष्प के रूप में, यदि आपको पुष्प चढ़ाना ही है तो 1-2 पुष्प चढ़ाएं। मुझे लगता है पूरा आपको, यदि आप इस भावना से चढ़ाएंगे कि मैं प्रकृति को बचाने की दृष्टि से ये काम कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि वो आपका पूरा काम करेगा। इसी तरीके से जो भी आप इस सामग्रियों को, पूजा की सामग्री और अन्य चीजों को हम लेते हैं अपने हाथ में, उनका भी सही सदुपयोग करें। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। उज्जैन में आप जाएं, उज्जैन विश्वविद्यालय है जो महाकाल के मंदिरों के जो पुष्प होते हैं उनसे कुछ प्रोडक्ट बनाए हैं, उन्होंने उसको डेवलप किया है। तो ये भावना आप में भी हो कि यदि आपका वेस्ट हो तो उसको बेहतर है कि उसकी खाद बनाएं, उसको आप अपने यहाँ पौधों में इस्तेमाल करें। तो ये प्रथाएं, हम यदि कुछ चीज कर रहे हैं तो उस प्रथा का अंजाम भी सोचना चालू कर दें। मुझे लगता है हम इस प्रकृति, इस पर्यावरण और आगे आने वाली जो हमारी संततियां हैं, हम उनके लिए बहुत बड़ा योगदान कर पाएंगे। मैं आप सबको इस आयोजन के करने की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमारे माननीय अतिथि जो यहाँ पधारे, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों की आंखें खोली हैं। मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप एक एक पताका अपनी लहराएं और इस समाज को जागृत करें। और वो छोटी सी घटना जो एक चॉकलेट की प्लास्टिक के कवर को आपने रोका, वो बहुत बड़ी घटनाएं होती हैं। और प्रायः अमूमन मैंने देखा है इंदौर में हर व्यक्ति आजकल यही चीज कर रहा है, अपने छोटे छोटे बच्चे खासकर जागृत हो रहे हैं। तो मेरा यही विश्वास है कि आप इस मुहिम को आगे भी चलाते रहेंगे और इस देश को, इस शहर को और साथ में मानव जाति का कल्याण करेंगे। जय भारत। धन्यवाद सर, आपके हृदयस्पर्शी वचनों ने हम सभी को अत्यंत प्रभावित किया है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी कि आप जिस विश्वविद्यालय से आते हैं मैं उसी की विद्यार्थी हूँ, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय।
एंड आपने आज इस प्रबोधन संगोष्ठी में जो प्रेरणादायी विचार प्रस्तुत किए हैं वे ना ही केवल मेरे लिए बल्कि हमारे महाविद्यालय के समस्त युवाओं के लिए मार्गदर्शन के स्वरूप में काम करेंगे। भले ही हमारे युवा आज यहाँ उपस्थित नहीं है परंतु आपने यहाँ आकर जो एक उदाहरण सेट किया है वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एंड मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगी कि अभी आपने डॉक्टर राकेश जी सिंघई को जो सुना उनका पूरा उद्बोधन एक विषय पर आधारित था जो है वृक्ष या पेड़। अतः कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के पूर्व मैं आमंत्रित करती हूँ श्री मीत जी रजावत एवं राहुल जी जैन से कि वे आपके सामने एक वृक्ष गीत प्रस्तुत करें। संकल्प लिया जो हमने उसे पूर्ण करेंगे हम, वसुधा को सजाकर हरियाली से रंग भरेंगे हम। धरती के ताप को देखो तरु कैसे हर लेते हैं, क्या होगा कोई दानी मर कर ईंधन देते हैं। यह कदम बढ़ाया है तो अब नहीं रुकेंगे हम, यह कदम बढ़ाया है तो अब नहीं रुकेंगे हम। वसुधा को सजाकर हरियाली से रंग भरेंगे हम। स्वार्थ के बस में देखो मानव ने त्रास मचाया, जंगल उजाड़ कर उसने लकड़ी का महल बनाया। जब वन ही नहीं बचेंगे तो कैसे जिएंगे हम, जब वन ही नहीं बचेंगे फिर कैसे जिएंगे हम। वसुधा को सजाकर हरियाली से रंग भरेंगे हम। उद्योग लगाए हमने सड़कों का जाल बिछाया, कैसा विकास यह देखो कोई भी समझ न पाया। इस चकाचौंध में हमने क्यों काट दिए हैं वन, इस चकाचौंध में हमने क्यों काट दिए हैं वन। वसुधा को सजाकर हरियाली से रंग भरेंगे हम। वे बड़े भाग्य जो हमने धरती पर जन्म लिया है, और अंतर मन से सोचो क्या इसके लिए किया है। अब बचा हुआ यह जीवन है सृष्टि को अर्पण, अब बचा हुआ यह जीवन है सृष्टि को अर्पण। वसुधा को सजाकर हरियाली से रंग भरेंगे हम। संकल्प लिया जो हमने उसे पूर्ण करेंगे हम। वसुधा को सजाकर हरियाली से रंग भरेंगे हम। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं हमारे आज के अगले उद्बोधन हेतु माननीय उच्च न्यायाधीश जस्टिस श्री जय कुमार जी पिल्लई को सादर आमंत्रित करती हूँ। एक बार जोरदार करतल ध्वनियों से उनका स्वागत कीजिए। भारत माता की जय। पंचासीन मेरे मित्र अंशुमान जी, डॉक्टर साहब और मंचासीन और भी जो गेस्ट, मुझे आज यहाँ पर अचानक मेरे मित्र जो जबलपुर से पधारे हैं उन्होंने फोन किया और उन्होंने कहा कि पर्यावरण को लेकर एक छोटा सा उद्बोधन है और मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप आ सकेंगे। तो जैसे ही पर्यावरण का शब्द आया मैंने उन्हें तुरंत हाँ कहा। मैंने कहा इसमें कोई भी शक नहीं कि पर्यावरण के लिए कोई ना कर सके, और मैं यही चाहूंगा कि यही जो ना शब्द है इसको हाँ शब्द अपने को हर एक नागरिक के मन में लाना है।
कि जहां भी पर्यावरण का शब्द आए वहां पर वो बिना किसी संकोच के, बिना किसी के बोले, वो खुद में खुद खड़ा हो जाए और पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने को समर्पित करें। मैं कल एक मेरा एक दोस्त यहाँ और रहते हैं और उन्होंने कल मुझे एक छोटे से प्रोग्राम में बेलावली में बुलाया था। वहाँ पर मानव चेतना विकास केंद्र है। मैं कल वहाँ एक छोटे से प्रोग्राम में गया था, बच्चों का प्रोग्राम था और जिले के आजू बाजू छोटे जिलों से, विद्यालयों से बच्चों को बुलाया गया था। और मैं वहाँ गया तो मैंने वहाँ देखा कि 30 परिवार जो है वहाँ पर सब कुछ छोड़कर वो बसा हुआ है और वो प्रकृति से ऐसा जुड़ा है कि उन्होंने खुद अपना फार्म डेवलप किया हुआ है, सब्जी ऑर्गेनिक लगाते हैं। वहाँ के बच्चे बाहर नहीं जाते पढ़ने, वहीं पढ़ते हैं और वहाँ पर जो 30 परिवार है वो रोटेशन में एक ही किचन में खाना बनाता है और सारे परिवार उसमें जुड़कर अपना भोजन तैयार करते हैं। सूर्यास्त होते होते 6-7 बजे के अंदर अपना भोजन करके 8 साढ़े 8 बजे वो सो जाते हैं। सुबह वो उठते हैं सुबह 4 बजे वहां पर सारे बच्चों की ड्यूटी रहती है रोटेशन में। जो वहाँ गिर गाय हैं, गिर गाय कम से कम 100-150 गाय मैंने देखा वहां पर। मैंने पूरा भ्रमण किया उस एरिया का और मैंने देखा कि उन्होंने प्रकृति को इतना अच्छा संभाल के रखा हुआ है। वो छोटा सा चक था 16 एकड़ का। मुझे बताया गया कि उनका वहां से 18 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है जहां पर उनके पास 85 एकड़ जमीन है, जहां पर उन्होंने 5 एकड़ में तालाब बनाया। 5 एकड़ में तालाब वो पानी स्टोर करके रखते हो, बाकी पूरी जगह पर उन्होंने कुछ ना कुछ कृषि का कार्य किया हुआ है और ये बाहर के लोग नहीं कर रहे हैं, वही परिवार और उनके सदस्य मिलकर इस कृषि कार्य को पूर्ण रूप से करते हैं ये। और एक बात और मैंने देखा कि वहां पर कोई भी मशीनरी या कोई भी चीज खराब होती है तो वो बच्चे ही उसको सुधारते हैं, बाहर से कोई व्यक्ति नहीं आता। सारा काम मतलब गायों को नहलाना, धुलाना, दूध निकालने से लेके सारा काम कृषि का वो बच्चे और उनका परिवार करते हैं और उसमें बुजुर्ग भी हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग कभी अगर समय मिले, मैं तो यहाँ नया पोस्टेड हूँ इंदौर में, मुझे जैसे ही कल समय मिला, मुझे 1 ही महीना हुआ यहाँ आए, तो मैंने पहला कार्यक्रम मुझे किसी ने बताया कि वहां पर ऐसा विकास केंद्र है और मैं पहली फुर्सत में वहां पहुंचा। और ये मेरा दूसरा अवसर है जो मेरे मित्र जबलपुर से आए और उन्होंने जैसे ही पर्यावरण का मुझे प्रोग्राम बताया, ये दूसरा अवसर है मैं अटेंड करने आया। तो मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा। मैं जबलपुर में जब था, मेरे मित्र जानते हैं, हम लोगों ने बहुत पर्यावरण में काम किया है और पर्यावरण में हम लोगों ने लोगों को जागृत ऐसा किया है कि मैं अब चाहूंगा, क्योंकि मैं इस प्रोग्राम में आ गया हूँ, इस संस्था का एक हिस्सा भी हो गया हूँ, तो मैं चाहूंगा कि ये प्रोग्राम अपन बंद कमरे में ना करके आगे से प्रोग्राम अपन किसी विद्यालय या विश्वविद्यालय में अपन इसको ऑर्गेनाइज करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको पार्टिसिपेट करें और उसको समझें। और मैं ये भी चाहूंगा कि इसको छोटे छोटे लेवल पर जैसे ये समिति अपन आगे बढ़ती चलेगी तो अपन छोटे छोटे गांव में भी इसको ऑर्गेनाइज करें ताकि वहां के लोगों को भी अवेयरनेस आए। अभी मैं देखता हूं कि जो खेती होती है, लोगों को ये मालूम है हमारा ये खेत है, इसमें हमें गेहूं लगाना है। तो मेरा मतलब है कि अपन पर्यावरण की रक्षा तो कर रहे हैं, साथ में अपन ये भी अवेयरनेस लाएं कि अपने को, उस किसान को क्या गाइड करना है कि आपकी छोटी सी जमीन पर क्या चीज लगाने से आपको इनकम बढ़ेगी, ये भी अपने को गाइड करना है। तो कि अब वहां गांव के बच्चे तो शहर आ नहीं पाते, तो अपने को उन लोगों को भी टीम बनाना है, पर्यावरण टीम। हम लोगों ने जैसे जबलपुर में हम लोगों ने अपने जहाँ रहते हैं रहवास एरिया है, वहां पर भी हमने छोटी छोटी टीमें बनाई हुई है बच्चों की, और रिटायर्ड जो एम्प्लॉयज हैं उनकी भी टीमें बना रखी है, और हम लोग उनको हर जगह लेके चलते हैं। उन टीमों को हम बुलाते हैं और जहां जहां खाली जगह मिलती है वहां पर उन टीमों को बुलाकर उनसे ही वृक्षारोपण कराते हैं। और एक चीज और हम लोगों ने अपनाई है कि हम लोगों ने हर मोहल्ले में जो टीम बनाई है, उन बच्चों के जन्मदिन पर एक वृक्ष उनके हाथ से लगवाते हैं, उस पर टैग लगवाते हैं, ताकि उस परिवार का दायित्व होता है उस पौधे की रक्षा करने। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जितने लोग उपस्थित हैं, ये जो प्रक्रिया हम लोग वहां कर रहे थे, मैं आगे चाहूंगा कि यहाँ पर जब आप बुलाएंगे पर्यावरण के लिए, मैं जरूर उपस्थित रहूंगा और आपका भाग रहूंगा उस कार्यक्रम का। तो मैं चाहूंगा कि ऐसी छोटी समितियां आप कॉलोनियों में, स्कूल में, कॉलेजेस में बनाएं
और उनको वहां पर अवेयरनेस क्रिएट करें और छोटे छोटे प्रोग्राम बनाकर हम लोग उनको पौधा डोनेट करें और उनको ये बताएं कि सिर्फ बच्चे ही पौधा न लगाएं, जो रिटायर हो गए हैं 60 के ऊपर हो गए हैं उनकी जन्म दिवस पर इस समिति के द्वारा उनको एक वृक्ष अपन गिफ्ट करें और उनको बोलें कि भाई ये आपके हाथ से लगाया जाएगा और परिवार इसका देखभाल करेगा। तो मैं चाहूंगा कि अगर ये प्रक्रिया अगर अपन कंटिन्यू करते रहेंगे तो ये ज्यादा उचित रहेगा। और वो एक चीज और मैं बोलना चाह रहा था कि ये पौधे जो प्लास्टिक के बैग्स में अपन देते हैं, हम लोगों ने वहां पर किया था, नारियल का जो पानी पीते हैं अपन, उसका जो खाली बस्ता था हम लोग उसको कलेक्ट करते थे और उस पे सीड्स डालते थे। तो उससे जो होता था जब आप गड्ढा करते हैं तो उसको नारियल समेत आप उसको डाल सकते हैं। तो ये अवेयरनेस अपने को चालू करना पड़ेगा। तो ये अपन सैपलिंग्स तैयार करेंगे इसमें और बच्चों को अगर इन्वॉल्व करेंगे तो उनको क्रिएटिव माइंड डेवलप होगा बच्चों के अंदर कि नारियल क्या है, इसके अंदर कैसे इसको भरना है। मतलब ये चीज क्रिएटिविटी अपने को वहां पर स्पॉट पे जाके बताना पड़ेगा बच्चों को ताकि वो उनको उत्साहित हो। मैं ज्यादा शब्द नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे मित्रों और डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीजें बता दी। अब जब भी आप आमंत्रित करेंगे तो मैं चाहूंगा कि उन बच्चों के साथ और बुजुर्ग के साथ मिलकर एक आध पौधा मैं भी लगाऊं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से जोरदार करतल ध्वनियों। जैसा कि अभी सर ने कहा, मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि हमारी संस्था जिसका नाम है सृष्टि सेवा संकल्प द्वारा ऑलरेडी वृक्ष समूह चलते हैं जो कि सोसाइटी, विश्वविद्यालय, कॉलेजेस में चलते हैं, जिसमें अभी तक इंदौर में 15 से ज्यादा वृक्ष समूह हैं। काफी लोग जुड़े हुए हैं। उसमें हम पर्यावरण संरक्षण की तो बात करते ही हैं, साथ ही साथ विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स का, हमारे युवाओं का पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है, क्योंकि जब तक हमारी पर्सनालिटी अच्छी नहीं होगी हम दूसरों को कैसे प्रेरित करेंगे। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए एंड कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं संस्था परिचय एवं अभिनंदन हेतु कार्यक्रम के सह संयोजक श्री विपिन जी राठौर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। प्रतिवर्ष हम एक ऐसी संस्था को सम्मानित करते हैं मंच से जो ग्राउंड रूट पे ऐसा कार्य करती है जिससे समाज प्रेरित होता है और कई लोग संस्था के साथ साथ जुड़ के प्रकृति के लिए कार्य करते हैं। उसी कड़ी में जो आज हम जिस संस्था को यहाँ पे सम्मानित करना चाहेंगे, उन संस्था का नाम है ग्रीन आर्मी। ग्रीन आर्मी जो संस्था है ये प्रॉपर देवास से है और ग्रीन आर्मी का प्रारंभ वर्ष 2016 से संस्था कार्य कर रही है। और देवास में एक शंकरगढ़ करके एक पहाड़ी है जो कि एक पूरा बंजर एरिया था, जहाँ पे ग्रीन आर्मी के द्वारा 88,000 पौधों को जोड़ा गया है और उनको वृक्ष बनाया गया और उस पहाड़ी को पूरा हरा भरा करा गया है। और उसके लिए संस्था को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से भी सम्मान प्राप्त हुआ है। हम उस संस्थान को यहाँ पे आज मंच पर आमंत्रित करना चाहते हैं। मैं संस्था के सदस्य श्री संदीप जी खानविलकर से निवेदन करना चाहूंगा कि वह मंच पे आए और मंच पे मंचासीन सभी सदस्यों से मेरा निवेदन रहेगा कि संदीप जी खानविलकर सर का सम्मान सृष्टि सेवा संकल्प के द्वारा करा जाए। संदीप जी खानविलकर सर, ग्रीन आर्मी से। सभी को नमस्कार। अतिथि महोदय, और ये पुरस्कार देवास के उन युवा साथियों की पहल का और उनकी जो मेहनत का और पसीने के
को सार्थक करता है, और उनके लिए मैं चाहूँगा कि आप जोरदार ताली बजाएं। मैं उस युवाओं के दल के साथ में इंदौर से जुड़ा हूँ, क्योंकि हमारे साथी जो आने वाले थे, कहीं बाहर जाना पड़ा, तो उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि आप उनके बिहाफ पर इसे ग्रहण करें। तो मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, मैं उसके साथ जुड़ा हूँ, मैं भी जाता हूँ उस पहाड़ी पे। और वो पहाड़ी जो विकसित किए देवास के ग्रीन आर्मी ने, और वन विभाग का उसमें काफ़ी सहयोग रहा। और उसमें आपने सभी लोगों ने, जब भोपाल की तरफ इंदौर से हम जाते हैं तो एक राइट हैंड साइड पे पत्थर की खदान जैसी दिखती है, पहाड़ काटा हुआ है। और जब मैं भोपाल में नौकरी करता था तो जब भी जाता था तो मुझे दुख होता है इस पहाड़ी पे काम करना है, जब भी कभी मैं इंदौर आऊँगा तो मैं काम करूँगा। तो जब मैं आया इंदौर दिल्ली से, और सबसे पहले मुझे मौका मिला कि उस पहाड़ी के वहाँ पे कुछ युवा काम कर रहे हैं और वन विभाग भी वहाँ पर जुड़ के काम कर रहा है, तो उसके संरक्षण पे हमें काम करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप देखेंगे कि पूरे देश में जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं उनकी हत्या की जा रही है। अगर आप देखेंगे तो ऐसी हत्याएं आपने देखी होंगी, जैसे अभी एक जो युवा लड़की बोली कचरा फेंक दिया तो आप आवाज़ उठाएं, लेकिन उन पहाड़ियों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है। ये सोचने का मुद्दा है। और देवास के युवाओं ने उस पहाड़ी को जिंदा करने का मुद्दा उठाया। वो लड़े, भिड़े, खड़े रहे, झगड़े, पानी में गए, गर्मी में गए, ठंड में गए, आग में गए, तपे। कुछ लोगों के हाथ भी जले, क्योंकि अक्सर वहाँ पे आग लगा दी जाती थी। ऐसी कई घटनाएं वहीं पर जो युवा शक्ति थी देवास की, वो डटी रही। और जब युवा आगे आता है तो बदलाव निश्चित रूप से आता है। तो यहाँ जितने लोग हैं, आप युवाओं से जुड़े, उन्हें आगे लाएं, प्रेरणा दें। ये पुरस्कार उनकी मेहनत को दर्शाता है, उनके कार्य को प्रतिष्ठा दिलाता है। और हम लोग अब प्रयास कर रहे हैं कि इंदौर के आसपास भी ऐसी कई पहाड़ियां जिनकी हत्या हो रही है, उन्हें बचाया जाए। एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है पेड़ों को बचाने का। और आज यहाँ आने से पहले हमारी इंदौर में जितने भी पेड़ काटे जा रहे हैं उसकी कार्यकारिणी की बैठक थी, उसमें हम लोग नीचे बैठ के यही चर्चा कर रहे थे कि पेड़ कट रहे हैं, हम आंखें मूंद रहे हैं। लगाने की बातें तो सब करते हैं, पर बचाने की बात नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? शासन का काम है, हमने नियम कानून की सर ने बहुत अच्छी व्याख्या करी, बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन जब उसको लागू करने की बात आती है तो हम उसमें रास्ता खोज लेते हैं, उसके अंदर हम पगडंडियां खोज लेते हैं और उसमें से हम बच के निकल जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये समाज का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम पेड़ों को बचाने की बात कम कर रहे हैं, लगाने की बात ज्यादा कर रहे हैं। एक 30 साल का वृक्ष 4 लोगों को साल भर की वायु देता है। एक पेड़ काटेंगे, 4 लोगों की मृत्यु करेंगे। हम कोई नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि डर लगता है, लोग क्या कहेंगे। पर ये नहीं सोचते कि 4 लोग को मृत्यु दे दी गई। 4 लोगों की साल भर की वायु, प्राण वायु। आप सोचिए, मैं नाक बंद करके प्राणायाम करने के लिए पंडित जी बोलते हैं कि हाँ यहाँ से बंद करनी, यहाँ से छोड़ी, उतनी देर में लगता है छोड़ दो पंडित जी। तो ये सारे मुद्दे हैं, ये सारे देवास की युवाओं ने समझे और उस पहाड़ी पर खड़े हुए। और जो ग्रीन आर्मी, तो मुझे लगता है इंदौर में भी ग्रीन आर्मी की जरूरत है। जो यहाँ युवा बैठे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इंदौर की एक ग्रीन आर्मी तैयार करो। इंदौर में जितने पेड़ हैं उनको चिन्हित करके उनका संरक्षण के लिए काम करें, उसके लिए आगे बढ़े। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार सर के लिए जोरदार करतल ध्वनियां हो जाएं। अब मैं आगे बढ़ाते हुए आभार हेतु आमंत्रित करती हूँ कार्यक्रम के संयोजक श्री राजवीर जी धाकड़ को। सृष्टि सेवा संकल्प इंदौर की ओर से मंच पर उपस्थित सभी माननीय अतिथियों के प्रति हम हार्दिक
आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम को अपनी गरिमामयी उपस्थिति से अलंकृत किया। इस सफल आयोजन के लिए हम समस्त संचालन समिति एवं उन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान प्रदान किया। आप सभी सादर आमंत्रित विशिष्ट जनों का भी अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को सार्थक बनाने के लिए हम सृष्टि सेवा संकल्प प्रभाग की ओर से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद राजवीर जी। कार्यक्रम के अंतिम चरणों से पूर्व मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाए संकल्प हेतु एवं आप सभी मेरे कथन को दोहराए और न केवल दोहराए अपितु दैनिक जीवन शैली में अपनाएं। त्याग पूर्वक उपभोग ही प्रकृति संरक्षण का उपाय है। इसलिए मैं संकल्प लेती हूँ कि पानी, प्लास्टिक, ईंधन, बिजली और कपड़ों का विवेकपूर्ण उपयोग करूंगी और इन संसाधनों के उपयोग में कटौती करके प्रकृति संरक्षण में योगदान करूंगी। धन्यवाद आप सभी का। अब आप अपने स्थान ग्रहण कर सकते हैं। अब शपथ हो चुकी है, हमारा कार्यक्रम अंतिम चरण में पहुंच चुका है। तो जिन इन स्थानों को आपने ग्रहण किया है, मैं चाहूंगी आप फिर से छोड़ के खड़े हो जाइए। यह समय है राष्ट्रगान का। सावधान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। विश्राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। धन्यवाद आप सभी का।
सर